Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, we are going to talk about Stockholm Conference. This is very different from Stockholm Convention. The convention deal with persistent organic pollutant. So that is different. My name is Pawan Kamboj. I take history, current affair, and environment classes. I have done my UGC NET in history. So Stockholm Conference was very important. Why? We are going to discuss in this video. In the 1960s, there were number of reports that were predicting कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल टेम्परेचर में। सो बहुत सारी रिपोर्ट्स जब आई तो जनरल असेंबली ऑफ यूएन ने कुछ रेजोल्यूशन पास किए और ये डिसाइड हुआ कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। एंड स्टॉकहोम स्वीडन में है और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए मेन इनिशिएटिव स्वीडन ने ही लिया था। स्वीडन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए इसको स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोला जाता है। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। सो टाइम पीरियड था 5 to 16 जून 1972 एंड ये पहला ग्लोबल कन्वर्जेंस था ऑन प्लानेटरी एनवायरनमेंट। तो पहली बार एनवायरनमेंट पे ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज आ रही हैं दुनिया की और डिस्कस कर रही है एनवायरनमेंट पे। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि एक ऐसा कंसिडरेशन बनाना यूनाइटेड नेशन में ताकि ह्यूमन एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो सके और फोकस करवाना गवर्नमेंट्स का और पब्लिक ओपिनियन का अलग अलग दुनिया के देशों में ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी लोग और सरकारें दुनिया भर में समझे कि एनवायरनमेंट भी एक प्रॉब्लम है, यानी एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में थोड़ा इश्यूज में रही क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। तो एक तरफ यूएसए एन ग्रुप था, एक तरफ यूएसएसआर एन ग्रुप था। सोवियत यूनियन और वार्सो पैक्ट के नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ईस्ट जर्मनी को नहीं बुलाया गया था। उस टाइम ना ईस्ट और ना वेस्ट जर्मनी यूएन के नेशन थे, मेंबर नेशन नहीं थे, और इसीलिए उन दोनों ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया बाय बेसिक ट्रीटी इन दिसंबर 1972। और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो इसको वेलकम नहीं करी थी, जैसे ब्रिटेन, यूएस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, फ्रांस, ये भी इसके खिलाफ थे। तो इन्होंने एक तरीके से इस पूरे प्रोग्रेस को स्टिफल करने की भी कोशिश की। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बैकग्राउंड, दिस वाज अ वाटरशेड मोमेंट। सो फाइनली डिस्कशन के बाद 70 कंट्रीज आउट ऑफ 122 पार्टिसिपेंट कंट्रीज उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने वाले। अब ये डिक्लेरेशन में 26 बेसिक प्रिंसिपल थे जो कि एक डायलॉग की शुरुआत करने वाले थे बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए आजकल हम सबको पता है एनवायरनमेंट में क्या हालात हो रही है, गर्मी कितनी लगती है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें, कैसे टेम्परेचर चेंज होने लग गया है, कैसे चीजें अनसर्टेन होने लग गई हैं। तो ये सब का डिस्कशन का बैकग्राउंड 1972 का। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 26 बेसिक प्रिंसिपल थे, जिसमें फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट को असर्ट करना है, अपार्थीड और कॉलोनियलिज्म को कंडेम करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बताना है, अर्थ की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मेंटेन करना है, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को शेयर करना है और उनको एग्जॉस्ट नहीं करना है, पॉल्यूशन को एक्सीड नहीं करने देना है, ओशियनिक पॉल्यूशन जो है उसको रोकना है। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को इंप्रूव करे। डेवलपिंग कंट्रीज को इसलिए असिस्टेंट चाहिए फ्रॉम द डेवलप कंट्री ताकि एनवायरनमेंट में वो लोग इंपैक्ट ना डाल सके। एनवायरनमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि डेवलपमेंट को हैम्पर ना करे। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग वगैरह की बात की गई। ये कुछ बेसिक 26 प्रिंसिपल थे। रैशनल प्लानिंग की बात की गई, ह्यूमन सेटलमेंट ऐसे होने चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम ना हो, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन को एलिमिनेट करने की बात की गई, एनवायरनमेंट एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो 26 बेसिक
ये थीम्स थी। प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल था। ये 26 जो भी टॉपिक है इनको अंदर सब हेडिंग मिला मिला के 109 रिकमेंडेशन थी। प्लान बड़ा सिंपल था। एक तो ये 109 रिकमेंडेशन पे क्या काम हो रहा है उसको एसेस करने के लिए एक असेसमेंट प्रोग्राम बनाना है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज देखनी है और इंटरनेशनली अलग अलग देशों को साथ लाना है ताकि एक देश दूसरे देश की मदद कर सके इन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो पूरी दुनिया एक तरीके से एक साथ एक यूनाइटेड एफर्ट करेगी इन्वायरमेंट को डील करने के लिए, टैकल करने के। इसके 3 डायमेंशन बड़े सिंपल थे कि कंट्रीज ने ये एग्री किया कि वो एक दूसरे के इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगी और एक कोशिश की जाएगी कि अर्थ इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाए, और इसी का आउटकम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से एजेंसी है जो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये देखिए 1972 का ही आउटकम है। इसके इफेक्ट मल्टीपल हैं। देखिए ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसने आगे आने वाली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बहुत सारे लॉस के लिए माहौल तैयार किया। 1972 में जैसे ही ये पास हुआ उसी के एक साल के अंदर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना पास हो गया। तो यानी एक साल के अंदर ही फ्लोरा एंड फौना के लिए भी कानून पास हो रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन बन रहा है। इंडिया में भी पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट पास किए, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 आया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 आया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये देखिए 1972 के 10 साल के अंदर ही इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया भर में भी अलग अलग इन्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट इशू को ग्लोबल एजेंडा पे रख दिया था 1972 की कॉन्फ्रेंस ने। इससे पहले यूएन चार्टर ने कभी डिस्कस ही नहीं किया एनवायरनमेंट को। इवन बिफोर 1972 देयर वाज नो country, not a single country that had environment ministry. इसके तुरंत बाद नॉर्वे, स्वीडन ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सेटअप की। इंडिया ने भी 1985 में जाके इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की एक मिनिस्ट्री सेटअप की। आज इंडिया में कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे आपने कोई भी बिजनेस करना है तो आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती है और परमिशंस लेनी होती है। इसी के बाद की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, स्पीशीज एंडेंजर्ड हो रही है, ये सारी चीजें फोर फ्रंट पे है। तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है इसने कॉन्टेम्पररी इन्वायरमेंट एरा की शुरुआत की। वही शुरुआत कहीं ना कहीं फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप उसी को ये कह सकते हैं कि उसी की स्टार्टिंग पॉइंट से आगे मूव होते होते ये सारे अलग अलग कन्वेंशन पे पहुंचे। तो 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये पहली बार हो रहा था। इन्वायरमेंट के ऊपर इतने बड़े लेवल पे अवेयरनेस पहली बार हो रही थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है, स्टॉकहोम का है स्वीडन में, और इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। दैट कन्वेंशन वो 2004 में आया है और वो पीओपी पे काम करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सो दोनों डिफरेंट है। सो थैंक यू। ये था हमारा वीडियो ऑन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यहां से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, खासकर ईयर याद रखना है और ये याद रखना है कि ये पहला ऐसा जॉइंट एफर्ट था दैट वाज फोकसिंग ऑन द एनवायरनमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। दिस वाज द प्लेटफॉर्म दैट ब्रॉट 122 कंट्रीज। एक यूनाइटेड एफर्ट में 122 कंट्रीज आई टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। So this was indeed a watershed movement, and that's why this is very important topic for all the exams perspective. So thank you everyone. ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के चैनल पे। So thank you everyone. See you all in the next videos.